Okay, ji. In the previous session, we talked about the flagella and some other appendages, which I told you these are not the basic structure that are required by the cells, but these are the structures which facilitate the growth of the microorganisms. For example, we talked about flagella and villi. फ्लैजेला में हमने फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि फ्लैजेला कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट कौन कौन से हैं, और इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि फ्लैजेला के साथ जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं तो इनकी जो मूवमेंट है ये डिफरेंट कैटेगरीज में किस तरह से कैटेगराइज की जा सकती है. टम्बलिंग मूवमेंट, रनिंग मूवमेंट, फिर हमने इसकी डिटेल के साथ बात की. एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड यू द मूवमेंट with the flagella that is termed as taxis, and it could be of different types that may be dependent upon the types of the stimulus. For example, phototaxis के case में I told you the stimulus is the light. Aerotaxis के case में I told you that oxygen is the stimulus. Towards oxygen and away from the oxygen, a microorganism can move. For example, here if we take the example of the aerobic bacteria, they would be moving towards oxygen concentration, and anaerobic, they are the bacteria which will be moving away from the oxygen. Then the magnetotaxis, they I told you they move under the stimulus of the magnetic property of the earth, and the thermotaxis, they use the temperature as a stimulus, or इसमें हमारे पास if they would be moving towards the temperature, that would be termed as the positive thermotaxis, and if they would be moving away from the temperature, that would be termed as a negative uh, thermotaxis. इसके अलावा एक एक और भी हम इसमें कैटेगरी ऐड कर सकते हैं जो कि हमने पिछली स्लाइड में डिटेल के साथ पढ़ी है. दैट वाज कीमोटैक्सिस. In the case of chemotaxis, we discussed that the bacteria, they move under the stimulus of a chemical, and that chemical may be any inhibitor as well सर as. जी. आप थोड़ा सा तेज और आहिस्ता बोल रहे हैं. ओके. इनहिबिटर हो सकता है ये केमिकल, और दूसरा ये कोई न्यूट्रिएंट भी हो सकता है. सो इस वजह से वी कंसिडर द एग्जांपल हियर पॉजिटिव कीमोटैक्सिस इन द केस एंड द नेगेटिव कीमोटैक्सिस इन द केस ऑफ इनहिबिटर्स एटसेट्रा. अच्छा जी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट with other topic, that is pili. And pili, they are structurally similar to flagella, but they are not exactly same as the flagella. Pili, they are shorter as compared to flagella. Flagella are longer, we have talked about in the previous session, and pili, they are thinner, they are more thin as compared to the flagella. Structural similarity definitely है इनमें, लेकिन स्ट्रक्चरली ये सेम नहीं है, बट देयर इज अ सिमिलैरिटी. स्ट्रक्चरल थीम जो है पिलाई और फ्लैजेला का दोनों का रिजेंबल करता है, बट दोनों का फंक्शन डिफरेंट है. फ्लैजेला के बारे में हमने पढ़ा था पिछली सेशन में कि फ्लैजेला जो है दैट इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, एज वेल एज फ्लैजेला जो है वो इन्फेक्शन कॉज करने में अपना रोल प्ले करता था. लेकिन जो पिलाई है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट्स. एंड पिलाई की हम थोड़े से अभी आगे फंक्शन पढ़ेंगे आज कि पिलाई के कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो हो सकते हैं. अच्छा, तो एक पिलाई में एक मॉडिफाइड पिलाई दैट इज टर्म्ड एज अ फिम्ब्रे, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द सेल्स टू द स्पेसिफिक सर्फेसिस. और नॉर्मली होता क्या है कि पिलाई की टिप पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एडहेजन प्रोटीन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ और इस पे ये एक पिलाई है, सपोजिंग दिस इज अ पिलाई, तो पिलाई की टिप पे यहाँ पर इस टिप पे there would be the protein that is termed as adhesion protein. This one, adhesion protein. And this adhesion protein that is actually responsible for the enhancement of adherence. Microorganisms adhere करते हैं different surfaces के साथ by using the pili, और उसमें जिस प्रोटीन का रोल है दैट इज एडहेजन प्रोटीन, और एडहेजन प्रोटीन जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द पिलाई. अब इस एडिजन प्रोटीन की एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम देख सकते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर. बहुत सारे केसेस मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट होते हैं जिनमें पेशेंट को वाटरी डायरिया
डायरिया होता है पेशेंट को और वाटरी डायरिया होता है। दिस डायरिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इकोलाई। अब होता क्या है कि व्हेन एवर द इकोलाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो इकोलाई के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हियर, इकोलाई दैट इज हैविंग द पिलाई, और पिलाई की टिप पे है एडहेजन प्रोटीन। अब इस एडहेजन प्रोटीन और पिलाई के साथ इकोलाई जो है दैट हैज एबिलिटी टू अटैच विद द इंटेस्टिनल सेल्स, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के सेल्स के साथ इकोलाई बाइंड कर जाता है। When E. coli will bind with the intestine, this would cause the watery diarrhea. अगर इकोलाई पे पिलाई और एडिशन प्रोटीन ना हो तो होगा क्या कि इकोलाई के जो सेल्स हैं दे विल washed out, they will moved out throughout the intestine with other fluid. बट जब इकोलाई यहाँ पे उस इकोलाई का इन्फेक्शन जिसके साथ पिलाई और पिलाई के ऊपर एडहेजन प्रोटीन मौजूद है, दैट इकोलाई विल have ability to adhere to the intestinal cells and it will cause the watery diarrhea. So this is a reason, this is an example where we have seen that the effect of adhesion protein, and E. coli is using the adhesion protein to bind with the cells of the intestine. इसके अलावा जो इकोलाई का और फंक्शन है और एक इसमें रोल इकोलाई का ट्विचिंग मोटिलिटी। इकोलाई हैज नो पिलाई का रोल, ये पिलाई हैज एबिलिटी टू कॉज द ट्विचिंग मोटिलिटी। ये ट्विचिंग मोटिलिटी क्या होती है? whenever the cell that is present in the media, cell will show a short movement या जर्किंग मूवमेंट, जर्क लगेगा छोटा, जर्क जर्क होता है जस्ट लाइक झटका टाइप, जर्किंग मूवमेंट एंड सम टाइप्स ऑफ द ग्लाइडिंग मोटिलिटी। ये तीन किस्म के जो फंक्शन है मोटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिलाई परफॉर्म करता है। इनको कंबाइनली हम कहते हैं ट्विचिंग मोटिलिटी। उसमें से एक है शॉर्ट जर्किंग मूवमेंट और दूसरी है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ये ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है समटाइम्स इक्वल, समटाइम्स पिलाई के केस में वी कैन ऑब्जर्व दिस ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑन द सॉलिड मीडिया इवन। बैक्टीरिया जो है वो सॉलिड मीडिया पे होता है और वो सॉलिड मीडिया पे स्मॉल जर्किंग मूवमेंट के रिजल्ट में हमें ग्लाइडिंग करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जो पिलाई का एक और रोल है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स पाइलस। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द पिलाई दैट इज एबल टू फॉर्म अ पाइलस। यहाँ पे अगर आप देखें इस केस के अंदर ये लेबल हुआ हुआ हमारे पास सेक्स पाइलस एंड दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे कैन शेयर द जेनेटिक मेकअप ऑफ वन। नॉर्मली होता क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन बैक्टीरिया, दिस इज अदर वन, इन दोनों के दरमियान में एक ट्यूब बनेगी लाइक हियर, इसको हम कहेंगे दिस इज द सेक्स पाइलस ट्यूब, और इसमें एक बैक्टीरिया का जेनेटिक या डीएनए दूसरे में ट्रांसफर होगा। तो एंड ये प्रोसेस हम देख सकते हैं रिकम्बिनेशन के प्रोसेस में, खास तौर पे कंजुगेशन में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं conjugation, or in other words you can say that pili has its role in the process of conjugation। कैसे? there is a special pili, this is called sex pilus, और ये एक ट्यूब बनाती है जिस ट्यूब के थ्रू जेनेटिक मेकअप ऑफ वन ऑर्गेनिज्म दैट हैज एबिलिटी टू ट्रांसफर फ्रॉम स्ट्रेन ए टू स्ट्रेन बी, और स्ट्रेन ए को हम कहेंगे डोनर और स्ट्रेन बी को हम कहेंगे रिसिपिएंट। ओके, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द पिलाई। यहाँ तक किसी को कोई मसला? पिलाई के बारे में बड़ा ब्रीफ से हमने पढ़ा है। इसके फंक्शन डिफरेंट हैं डेफिनेटली फ्लैचुला से, और ये सब इंटरेस्टिंग फंक्शंस प्ले करता है एज कम्पेयर टू फ्लैचुला। इज दैट क्लियर? सर जी सर ये जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है वो फिर उसमें ट्विचिंग मोटिलिटी में इंक्लूड होगी या नहीं? हम उसको ट्विचिंग मोटिलिटी में इंक्लूड करेंगे। सर उसमें तो आपने बताया नहीं वो शॉर्ट और जर्क मूवमेंट्स होंगी। हाँ, मैंने वहीं पे एक टर्म यूज़ की थी कि हम कंबाइनली इसको ग्लाइडिंग मोटिलिटी को और इन सारी टर्म्स को हम ट्विचिंग मोटिलिटी कहते हैं। ओके, ओके सर, जी सर। ठीक हो गया। Okay, so this was about the structures which are present on the external surfaces of the microorganism। जितना भी अभी तक हमने पढ़े हैं स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है, सेलुलर वॉल पढ़ी है, इसके अलावा हमने पिलाई पढ़ा है, फ्लैचुला पढ़ा है, all of
these structure they are present external to the cells. इसके अलावा माइक्रोबियल सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स के बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी कंसिडर करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में हमारे पास बेशुमार स्ट्रक्चर्स आएंगे, जैसा कि न्यूक्लियाइड आएगा, राइबोसोम आएगा, इसके अलावा हमारे पास एंडोस्पोर्स आएंगे, या इसके अलावा डिफरेंट अदर स्ट्रक्चर्स विच आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल। लेकिन मैं यहाँ पे उन स्ट्रक्चर्स की डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज आई बिलीव कि यू गाइस हैव गॉन थ्रू फ्रॉम द सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी में आपने ये स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल के साथ पढ़े होंगे। एम आई राइट? आपने सेल बायोलॉजी के अंदर सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स मेरा ख्याल है काफ़ी डिटेल से पढ़े हैं, ऐसा ही है? यस सर। यस सर, हाँ ऑर्गेनेलिज वगैरह। हाँ, तो चूंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके उस तरह यूकैरियोटिक सेल की तरह ऑर्गेनेल्स तो नहीं है इसके अंदर, बट स्टिल यू गाइस हैव गॉन थ्रू विद द इंटरनल स्ट्रक्चर, सो आई विल प्रेफर not to discuss again the internal structures because I think that would be the repetition. इसी वजह से यहाँ पे कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम ब्रीफली गो थ्रू करेंगे, और ख़ास तौर पे सिर्फ वो वाले इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं या बैक्टीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे पास। वैसे तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्रोमोसोम हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है, साइटोस्केलेटन हो सकता है, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, एंडोस्पोर्स हैं। राइबोसोम्स के बारे में तो आप काफ़ी क्लियर हैं कि 70s साइज का राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, एंड व्हाट इज इट्स रोल। क्रोमोसोम के बारे में भी आपको पता है कि ये न्यूक्लियाइड रीजन में होता है, ये सिंगल क्रोमोसोम होता है, वन ओनली। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं या मैं आपको बताऊंगा। साइटोस्केलेटन, यूकैरियोट्स में आपने पढ़ा था कि साइटोस्केलेटन प्रोटीन जो है दे हैव देयर रोल इन द सेल डिवीजन। साइटोस्केलेटन में कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती थी, कुछ याद है किसी को? सर 3 टाइप्स ऑफ हैं, कौन सी? माइक्रोट्यूब्यूल्स, हाँ हाँ, माइक्रोफिलामेंट्स एंड नहीं इंटरमीडिएट। नहीं, प्रोटीन मैंने पूछा है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स नहीं पूछे, सर प्रोटीन। सर ट्यूबुलिन एंड एक्टिन और मायोसिन। ट्यूब्यूलिन, ट्यूबुलिन ट्यूबुलिन एंड ट्यूबुलिन एक्टिन। ट्यूबुलिन 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 या अच्छा, चलें आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द न्यूट्रिएंट्स फॉर द हार्श कंडीशंस। इसमें हमारे पास देखेंगे हम इसको, इसके स्टोरेज ग्रैन्यूल्स में हमारे पास गैस वेजिकल्स भी आएंगे, उनका रोल भी हम देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ द गैस वेजिकल्स और हाउ दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा चूंकि इनको वन बाय वन अगर हम स्टार्ट करें तो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रोमोसोम्स, chromosome of the bacteria that is an irregular mass of the DNA that is present in the center of the cell. For example, अगर हम यहाँ पे बात करें कि this is a cell, और सेल के दरमियान में हमारे पास इस तरह से क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट हुआ करता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्रोमोसोम इन द सेंटर ऑफ द सेल इट फॉर्म अ जेल लाइक रीजन। जेल लाइक रीजन, इस सारे रीजन ये जेल लाइक रीजन हुआ करता है, और इस रीजन को हम कहते हैं दिस इज द न्यूक्लियाइड। अच्छा, अब यहाँ पे ये याद रखिएगा प्लीज कि दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, सो इट वुड नॉट बी हैविंग a membrane around the chromosome. So you can say that in the bacteria, chromosome is a single, circular, double-stranded DNA that is actually irregular mass present in the center of the cell, forming a gel-like region which is called the nucleoid. और ये जो क्रोमोसोम है दैट इज टाइटली पैक्ड, इसकी पैकिंग ये बहुत टाइटली पैक्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये एक डायग्राम दिखा सकूं, इसके अंदर ये एक सेल है, दिस इज अ रप्चर्ड सेल, और इस सेल का क्रोमोसोम जो है वो ये साइडों में स्प्रेड हुआ हुआ थ्रेड लाइक। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज अ ह्यूज क्रोमोसोम दैट इज पैक्ड इनटू दिस सिंगल सेल। इट मीन्स दैट इसकी पैकिंग जो है वो काफ़ी हैवी पैकिंग है, काफ़ी टाइट पैकिंग है, जिसने इस सेल के अंदर इतने लार्ज क्रोमोसोम को पैक कर दिया। और अप्रोक्सीमेटली सेल का 10% जो है दैट कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल अगर सेल का टोटल वॉल्यूम जो है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, अगर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है सेल का टोटल वॉल्यूम, तो उसमें से जो डीएनए का पोर्शन होगा वो सिर्फ 10 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, यानी कि 10% ऑफ द टोटल सेल। सो जो क्रोमोसोम है दैट कवर्स ओनली 10%। इसके अलावा एक बात ये भी याद रखिएगा कि टाइटली पैकिंग से मुराद है सुपर क्वाइलिंग। ये सुपर क्वाइलिंग के रिजल्ट में ही बैक्टीरिया जो है एक छोटे से सेल के अंदर इतना लार्ज क्रोमोसोम जो है दैट इज प्रेजेंट हियर।
यहाँ पे एक और डायग्राम आपको नज़र आ रही है. दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है ये. और इसके अंदर अगर देखें तो ये दरमियान में जो रेड पोर्शन है, दिस इज द क्रोमोसोम. जब हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये कलरफुल पिक्चर है. ये दिस इज द पिक्चर विच इज कॉल्ड कलर एनहेंस्ड पिक्चर ऑफ द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ. इसमें हमने सॉफ्टवेयर के यूज़ के साथ कलर इनहेंस किया है. सो दिस इज एक्चुअली टू शो यू where exactly the chromosome is present into the cell, prokaryotic cell में कहाँ पे होता है. क्रोमोसोम के अलावा डीएनए अदर फॉर्म्स में भी प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, एंड दैट इज टर्म एज प्लाज्मिड्स हियर. So plasmids are defined as they are circular, supercoiled, double stranded, and यहाँ पे एक और टर्म यूज कर लें, एक्स्ट्रा chromosomal. So here you will use the term that plasmids are the circular, supercoiled, double-stranded, extra-chromosomal parts of the DNA. They are called, they are actually plasmids. और जो plasmids हैं, they approximately इनका जो size होता है, this ranges from 0.1% to 10% of the size of the chromosome. और plasmids पे जीन फ्यू जीन से लेके 100 ऑफ जीन्स जो है वो मौजूद हो सकती हैं किसी भी एक प्लाज्मिड के ऊपर. और नॉर्मली सेल के अंदर प्लाज्मिड कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है. अगर मैं एक सेल ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे दिस इज द क्रोमोसोम और यहाँ पे ये हमारे पास प्लाज्मिड होगा. हियर दिस वन डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है. दिस वुड बी प्लाज्मिड. और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि प्लाज्मिड जो है ये एडिशनली है, इनके ऊपर कोई भी हाउस कीपिंग जीन नहीं होती. व्हाट इज हाउस कीपिंग जीन? एनी आइडिया अबाउट इट? हाउसकीपिंग जीन, एनीवन? आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं पढ़ी अभी तक? No, sir. Okay, housekeeping genes, the genes which are actually required by the cell for its basic functions. बेसिक फंक्शंस के लिए जो रिक्वायर्ड हैं जीन्स, उनको हम कहते हैं हाउसकीपिंग जीन्स. कुछ जीन्स ऐसी हैं जो कि एडिशनल हैं, जो कि एडवांटेजियस जीन्स हैं. फॉर एग्जांपल द जीन फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दिस इज एन एडवांटेजियस. अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा था स्ट्रक्चर्स के बारे में कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल के, और जो हमने फ्लैजेला और पिलाए पढ़े थे वो एडवांटेजियस स्ट्रक्चर्स थे. उसी तरह से कुछ जीन्स होती हैं उनको हम कहते हैं हाउसकीपिंग जीन विच आर रिक्वायर्ड बाय द सेल्स फॉर इट्स बेसिक फंक्शंस. और कुछ जीन्स होती हैं जो कि एडवांटेजियस जीन्स होती हैं, जो कि सेल्स की ग्रोथ को फैसिलिटेट करती हैं, एडवांटेज देती हैं. तो इन जीन्स के बारे में हम जो जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के ऊपर ज़्यादातर जीन जो है वो एडवांटेजियस होती हैं. प्लाज्मिड के ऊपर हाउसकीपिंग जीन्स यूजुअली नहीं होती. अच्छा, अब चूंकि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में कॉन्जुगेशन का एक प्रोसेस बताया था, अगर उसमें मैंने शायद आपको ऐसे दो सेल्स ड्रॉ किए थे और उन सेल्स के दरमियान में हमने एक ट्यूब बनाई थी लाइक दिस, और मैंने बताया था कि एक सेल का जो न्यूक्लियर डीएनए है दैट यूज टू ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर. तो इस कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में क्रोमोसोम का पार्ट कम ट्रांसफर होता है या प्लाज्मिड ज़्यादा ट्रांसफर होता है, ठीक है. तो ये याद रखिएगा कि प्लाज्मिड क्या है, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर, नो सॉरी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, circular, supercoiled, double-stranded DNA, or normally that has its role in the conjugation processes. It does not have any usually no housekeeping gene are present on it, but it may have some advantageous genes, for example the genes for the antibiotic resistance. इसके बाद राइबोसोम्स के बारे में आप फेमिलियर हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है दैट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 70s के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक उसमें 50s का, एक 30s का. हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था इसको, जहाँ पे हमने 16s राइबोसोमल आरएनए की बात की थी. वहाँ पे हमने ये बात भी की थी कि राइबोसोम दैट इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्लस द राइबोसोमल प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये फैसिलिटेट करता है राइबोसोम. और फिर आप लोग फेमिलियर हैं कि 70s में स्वेडबर्ग यूनिट से क्या मुराद होता है एंड व्हाट डज इट मीन.
वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सटेंड करें इस टॉपिक को, तो वी कैन टॉक अबाउट द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में हम अगर देखें तो देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स दैट हैव सिमिलर रोल्स दैट इन द यूकेरियोटिक साइटोस्केलेटन, and these proteins they are involved in the cell division, and cell division में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आई थिंक दैट टॉपिक इज मोर रिलेटेड टू द सेल बायोलॉजी। Coming next, this is about the storage granules, and storage granules actually they are the granules in which microorganisms or the bacteria they store surplus food or the excess food for the harsh conditions and for the unfavorable conditions. For example, there are the storage granules which stores the glucose in the form of glycogen, and whenever the cell has limited supply of the glucose, this glycogen will be converted back into the glucose. और इसकी बड़ी ही कॉमन एग्जांपल है हमारे पास एक पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड पोलीबीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट, एंड दिस इज नॉर्मली कॉल्ड PHB, polybeta hydroxybutyrate, and this is a particle that is normally produced into the cell whenever a cell is growing on excess glucose, and this is a type of the storage granule. अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा सकूं यहाँ पे, तो these are the storage granules which are present into the cell, and cell form the storage granules and stores the glycogen or the glucose into these storage granules for the unfavorable conditions. तो इसको नॉर्मली हम PHB कहते हैं। इस PHB का काफ़ी कमर्शियल रोल है। वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस PHB फ्रॉम द बैक्टीरिया, एंड वी कैन यूज दिस PHB फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नाउअडेज यू नो दैट हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द प्लास्टिक pollution, और उस केस में now this is encouraging to use the biodegradable plastic as compared to the non-degradable plastic। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कंट्रीज में शॉपिंग बैग और इस तरह की चीज़ों पे बैन है, इसी वजह से बिकॉज दे आर नॉन डिग्रेडेबल, दे कॉज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो नाउ इट इज़ a dire need to develop some biodegradable polymers which can adjust the supply of the non-degradable polymers। तो ये PHB जो है दिस इज द पॉलीमर दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द बायोप्लास्टिक्स या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को। मैंने अपनी MS में और BS में इस पर रिसर्च की थी, और हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया था। हमने शुगर केन इंडस्ट्री का जो वेस्ट है उस वेस्ट को हमने लिया और उस वेस्ट पे हमने बैक्टीरिया ग्रो करवाया। तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हम वेस्ट पे ग्रो करवा रहे थे। उसके साथ साथ हमने बैक्टीरिया को जो फ्रूट पील्स होते हैं उन पे ग्रो करवाया, फ्रूट पील्स पे, और बैक्टीरिया ने की अच्छी ग्रोथ आई। फिर बैक्टीरिया ने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो हमने उस पॉलीमर को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसके स्ट्रेंथ्स बनाए, और उन स्ट्रेंथ्स को हमने प्लास्टिक बैग्स के लिए यूज़ किया। तो दिस वाज वेरी गुड प्रोजेक्ट एट दैट टाइम बैक इन 2013 एंड 14। तो हमने इस पर काम किया था, हम काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को प्रोड्यूस करने में। लेकिन उसके बाद ये काम पे थोड़ा आगे कंटिन्यू नहीं हो सका। I started my PhD, and during at the start of PhD I shifted toward the human genetics, so I quit this work at there। तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि we can have some interesting aspects from different characteristics of the microorganisms in the bacteria, and we can use all these parameters for our own purpose। इसके साथ साथ ये स्टोरेज ग्रैन्यूल जो अभी हमने पढ़े हैं, इसकी एक टाइप हमने पढ़ी है। उस टाइप में बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, हमने जहाँ तक पढ़ा है ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। ओके, दूसरी टाइप जो है अदर टाइप्स ऑफ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर स्पेशल स्टोरेज ग्रैन्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड volutin granules। They are the granules which are there to store the phosphate, and they normally store the phosphate, and when we stain the cell in which volutin granules are present, तो उस अगर हम किसी भी सेल को मिथाइलिन ब्लू के साथ स्टेन करें और उसके अंदर वोलेटिन ग्रैन्यूल्स मौजूद हों, तो सेल जो है उसके अंदर वोलेटिन ग्रैन्यूल जो है वो रेड कलर के नज़र आएंगे हमें। ठीक है, और
ये वोलेटिन ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद इट कि बहुत सारी जो मेटल्स हैं ये हमारे जो वाटर रिजर्वायर्स हैं या जो वाटर बॉडीज़ हैं इनको कंटेमिनेट कर रही हैं। तो कंटेमिनेशन को रिड्यूस डाउन करने के लिए वी कैन यूज़ दीज बैक्टीरिया विच हैव द वोलेटिन ग्रैन्यूल्स। तो अगर हम इन बैक्टीरिया को इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेंगे, दे विल स्क्वेंच, दे विल एब्जॉर्ब द फॉस्फेट, ऑल द फॉस्फेट दैट इज प्रेजेंट इन टू द वाटर, और हमारे पास वाटर जो है वो फॉस्फेट फ्री हो जाएगा। एंड वोलेटिन ग्रैन्यूल्स चूँकि फॉस्फेट स्टोरेज ग्रैन्यूल्स हैं, दे विल स्टोर द फॉस्फेट एंड लेटर ऑन वी कैन प्योर दिस फॉस्फेट एंड वी कैन यूज़ इट। इसके साथ साथ अदर वेसिकल्स भी मौजूद हैं विच आर देयर टू store the gases. These are called the gas vesicles, and these vesicles they may be small, rigid and protein bound compartments हो सकते हैं। rigid हैं क्योंकि उन्होंने गैस स्टोर करनी है, they may be protein bound, और they provide the buoyancy to the cell। ये buoyancy क्या होती है जी, कोई फेमिलियर है इस buoyancy से? what is buoyancy? buoyant। सर ये जो वाटर यस सरफेस सर। पे वो फोर्स सरफेस सर टेंशन वाटर को के अंदर जो शिप्स फ्लोट करती हैं बिकॉज ऑफ द बियॉन्सी फोर्स है, अपर प्रेशर अप्लाई वो करती है। मैंने यही पूछा कि buoyancy होती क्या है। सर जो वेट को अपोज करती है ना, मतलब ऑपोजिट फोर्स जो लगती है किसी भी चीज वाटर के अंदर। अपवर्ड प्रेशर होता है फ्रॉम बिकॉज ऑफ द वाटर। यस सर। अब आप लोग ठीक कह रहे हैं। Normally, into the aquatic environments, different organisms they have ability to store the air or the gas into some vesicle, जिसकी वजह से वो float करते हैं, easily float करते हैं aquatic environment में। This ability is called buoyancy, और ये फिश में बहुत सारी फिश कैटेगरीज में देखी जाती है। फिश दे यूज टू स्टोर द एयर और द गैस इनटू द वेजिकल, जिसकी वजह से फिश जो है वो अपर लेयर में बाउंड कर जाती हैं, और जब वो गैस सिक्रीट कर देती हैं तो वो लोअर लेयर्स में चली जाती हैं। इसी तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया हैं विच हैव एबिलिटी टू स्टोर द गैस एंड विच कैन बाउंड। और ये बायोन्सी जो है एक्चुअली चूंकि गैस है उसके अंदर, जितनी गैस फिल होगी दिस वुड रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ द सेल, सेल की डेंसिटी भी कम हो जाएगी। और by reducing the number of gas vesicles, different organisms they can float or sink to its ideal position। इसके साथ साथ आइडियल पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो आइडियल पोजीशन से मुराद है कि देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच आर photosynthetic है, but when they are present in just a minute, I need to cover up this, yeah, okay, I'm just trying to explain that there are certain bacteria which are photosynthetic, and you know that photosynthetic bacteria they would be requiring light for their प्रॉपर ग्रोथ। तो अगर ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट की लोअर सर्फेसेज यानी कि वाटर के अंदर जो लोअर सर्फेसेज है वहाँ पे तो लाइट कम होगी। सो इफ दे नीड द लाइट तो ये क्या करेंगे कि अपने गैस वेजिकल्स में गैस फिल करेंगे, बाउंड करके अपर सर्फेसेज में आ जाएंगे जहाँ पे लाइट सोर्स बेहतर है, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेंगे। सो हियर वी कैन से दैट बैक्टीरिया कैन मूव, बैक्टीरिया कैन फ्लोट or sink to their ideal positions, and ideal positions can the positions where there all the requirements are available for the growth. So this is the gas vesicle that we have talked about. Next one that is endospores, and this endospores that is a bit different thing। हम endospores के बारे में पढ़ चुके हैं। These are the spores which सर yes सारे बैक्टीरिया में गैस वेसिकल्स होते हैं? not all, there are some specific species which have gas vesicles। ठीक है सर। Okay, I think we should